A dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. आपका जो सपना है वो एक प्रकार का सीड है, एक छोटा सा दाना। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका सीड जो है एक बड़े से वृक्ष में तब्दील हो जाए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब अलग अलग स्टेज से ये आपका सीड फिर एक छोटा सा पौधा बन जाएगा तो उस टाइम पर आपको इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको इसको पानी पिलाना पड़ेगा, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई बाहर का कोई एनिमल आकर आपके इस सपने को तोड़ ना दे। तो कंटिन्यूसली यू हैव टू वर्क ऑन इट, कंटिन्यूसली आपको मेहनत करनी पड़ती रहेगी, तब जाकर आपका सपना जो है वो एक रियलिटी में तब्दील होगा। कोई भी मैजिक जो है इसमें काम करता ही नहीं है, एक ही मैजिक है, दैट इज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। आज 6 जुलाई 2021 है डियर फ्रेंड्स। हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। आगे बढ़े उससे पहले अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। स्मार्ट कोर्स की सारी डिटेल्स, कोर्स के फीचर्स, डेमो वीडियोस, सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप। यू कैन ऑल्सो विजिट studyIQ.com जो हमारी एक वेबसाइट है। यहाँ पर भी आपको यूपीएससी या फिर अगर आप अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो हैं वो हमने कवर कर ली हैं, तो विजिट studyIQ.com टू फाइंड आउट मोर अबाउट आवर डिजिटल कोर्सेज। आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। कल हम बात कर रहे थे कोविन के बारे में। आज ये पहली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने दुनिया के अलग अलग देशों को हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, कोविन ऐप जो है वो ऑफर किया है कि अगर आप चाहते हैं तो भारत आपके साथ ये कोविन प्लेटफॉर्म जो है वो शेयर करने के लिए तैयार हैं। 35 करोड़ 71 लाख कोविड वैक्सीन डोजेस हमारे देश में एडमिनिस्टर किए गए हैं। गवर्नमेंट ने एयरलाइंस को थोड़ी छूट दी है, 65% पैसेंजर कैपेसिटी के साथ डोमेस्टिक एयरलाइंस जो है वो उड़ान ले सकती है। आपके लिए एक पहला प्रश्न है कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है इसका मेन काम क्या होता है, ये क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डीलिमिटेशन, नॉट डीलिमिटेशन कमीशन, डीलिमिटेशन की जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है या फिर इसका मेन काम क्या है, 2 या 3 लाइनों में आपको इसको समझाना है। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैंने डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा की थी। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो श्रीनगर पहुंच गया है और 4 दिनों की विजिट के लिए है और अब वहाँ पर डीलिमिटेशन की जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। CBSE to hold class 10 and 12th board exams for current academic year in 2 sets in approximately 50% syllabus। मॉनसून की बात करें तो IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि 10 जुलाई तक मॉनसून जो है वो लगभग नॉर्थ वेस्ट वाला जो पोर्शन हमारे देश का उसको कवर कर लेगा। FCI West Bengal fully geared up for implementing 4th phase of प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। Minister of State for Education संजय धोत्रे to chair 8th BRICS Education Ministers Meeting tomorrow। और इसरो की बात करें तो हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो उन्होंने इसरो के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। इसरो जो है ये कंटिन्यूसली काम कर रहा है। इसका जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं पिछले 7 सालों में अगर देखें तो सिर्फ इसरो सैटेलाइट लॉन्च करने में बिजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसरो का काम सैटेलाइट लॉन्च करना है, इसके अलावा इसरो ने कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं जो एग्रीकल्चर, सॉइल, वाटर रिसोर्स, लैंड यूज़, रूरल डेवलपमेंट, अर्थ एंड क्लाइमेट स्टडीज़, जियो साइंसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी, यूजिंग जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो इसरो कर रहा है और कितने सारे अलग अलग क्षेत्रों में इसरो जो है वो काम भी कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि बहुत कम लोगों को शायद पता होगा लेकिन इसरो ने जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन भी देश के अलग अलग राज्यों को पहुंचाया है ये कोविड के सेकेंड वेव के टाइम पर। और अपनी फैसिलिटीज़ इसरो ने
हॉस्पिटल्स या फिर जो एक मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स हम कहते हैं, तो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ क्रिएट करने में भी इसरो ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नितिन गडकरी साहब ने ये कहा है कि जब भी रोड्स बनाए जाते हैं तो सभी रोड्स में सेफ्टी ऑडिट्स जो हैं इनको मैंडेटरी बनाया गया है, ताकि रोड के सभी स्टेजेस में देखा जाए कि एक्सीडेंट्स कम से कम हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि जब रोड बन जाएगा तो उसमें कम से कम या फिर ना के बराबर एक्सीडेंट हो। चाइना वाइडन्स इट्स क्रैकडाउन ऑन टेक कंपनीज अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चाइना ने टेक कंपनीज के ऊपर एक प्रकार से फोर्स क्रिएट किया है या फिर क्रैकडाउन कर रहा है। बांग्लादेश की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, वहाँ पर कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और 14 जुलाई तक लॉकडाउन जो है इसको एक्सटेंड किया गया है। इंडोनेशिया की सरकार ने कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना जो है वो एक प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर भी कोविड के केसेस जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। और बैंकॉक जो है थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, तो वहाँ पर एयरपोर्ट के नज़दीक एक प्लास्टिक फैक्ट्री में एक एक्सप्लोजन हुआ और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, 27 लोग इंजर्ड हुए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। वाइडली डिसरप्टिव, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर से आपको डायरेक्टली मेंस एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये वाला जो आर्टिकल है इसमें कहा है कि इन 2020 द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूव्ड द डाइवर्जन ऑफ एज मच एज 1792 हेक्टर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। 2020 में ये जो NBWL है इसकी स्टैंडिंग कमेटी ने 1792 हेक्टर्स जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है इस एरिया को, इतने मीन्स वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में इतना एरिया जो है, इतने एरिया को डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब ये डेटा हमें कहाँ से मिल रहा है? ये डेटा मिला है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल लाइफ। ये एक NGO है और इस NGO ने ये स्टडी किया और इस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि ये आंकड़ा हमें इस आंकड़े के बारे में, इस फिगर के बारे में पता चलता है। सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्न जो लाइफ ने उठाया है वो ये है कि हाउ कैन सो मच वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एरिया बी गिवन ओवर टू प्रोजेक्ट वर्क इन अ ईयर when site visits considered absolutely critical for such clearances were severely restricted। 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था और किसी भी साइट को जब आप अप्रूवल देते हैं, कोई वाइल्ड लाइफ वाला एरिया है, जंगल वाला एरिया है, उस जंगल वाले एरिया में अगर आप कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं तो एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज़ कि आपको उस पर्टिकुलर जगह पर जाना पड़ेगा। आपकी टीम जो है उसको वहाँ पर जाना पड़ेगा और टीम को देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो लॉकडाउन के टाइम पर पॉसिबल नहीं थी। तो वहाँ पर जाए बिना आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स को कैसे अप्रूवल दे दिया? ये एक बहुत ही कोर क्वेश्चन लाइफ ने उठाया है। और जस्ट इमेजिन के किस प्रकार से ये NBWL की कमेटी जो है वो काम कर रही होगी कि साइट विजिट किए बिना आपने इतना एरिया जो है उसको सो कॉल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव कर दिया है। अब यहाँ पर जो डाइवर्जन की बात है तो ज़्यादातर लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं। लीनियर प्रोजेक्ट्स में रोड्स, रेलवेज, ट्रांसमिशन लाइंस, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर किया जाएगा। अब इमेजिन कीजिए कि अगर किसी एरिया में, मीन्स ये खबरें तो हम पढ़ते ही रहते हैं कि एक एरिया में से आपने कोई रेल की पटरियाँ बिछा दी है तो वहाँ पर जो लायंस हैं या फिर हाथी हैं, एलिफेंट्स, तो ये टकरा जाते हैं ट्रेन से और उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर इंजरी आ जाती है उनको। और सिर्फ यहाँ पर लायंस और फॉर एग्जांपल गुजरात के गिर रीजन की बात करें तो वहाँ पर लायंस के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुआ है। हमारे देश में कई जगहों पर एलिफेंट्स के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। छोटे छोटे एनिमल्स को हम ये मीन्स खबर में भी, न्यूज़ में भी नहीं आते हैं। जब कोई हाथी या फिर शेर या फिर टाइगर ट्रेन या फिर व्हीकल की चपेट में आ जाता है तब जाकर वो न्यूज़ में बनता है, वरना कोई छोटा सा एक मंकी है या फिर कोई दूसरा एनिमल आ गया तो उसके बारे में, कोई बर्ड ऐसा आ गया तो उसके बारे में तो कभी न्यूज़ में हमें पढ़ने को भी नहीं मिलता है। तो ये सिचुएशन है।
वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि अब आपको लगेगा कि थोड़ा मैं टॉपिक के बाहर जा रहा हूं, बट आई वॉन्ट यू गाइस टू इमेजिन दिस थिंग। जो हाथी होते हैं, हाथी का जो एक झुंड होता है या फिर उनका जो फैमिली होता है, हाथी एक मेट्रियार्कल सिस्टम में रहते हैं। मेट्रियार्कल सोसाइटी होती है हाथियों की, यानी कि जो फीमेल है, फीमेल इज द हेड ऑफ द फैमिली। जस्ट इमेजिन, अब फीमेल जो है, जब वो छोटा सा बच्चा होता है तब से वो कितनी सारी चीज़ें अपने दादा दादी से या फिर अपने पेरेंट्स से वो सीखता है। कितनी सारी जगहों पर वो ट्रैवलिंग करने के बाद जब एक एज उसकी हो जाती है, जब उसके किड्स और या फिर उसके बच्चे या फिर उस बच्चों के बच्चे जो ग्रांड उनके बच्चे हैं, तो ये जब एक एक छोटा सा बच्चा जब बहुत सालों के बाद, लगभग 4-5 दशक के बाद जब यहाँ पर पहुँचता है, जब वो हेड ऑफ द फैमिली बन जाता है, तो ये पूरा परिवार जो है वो इस पर्टिकुलर फैमिली मेंबर या फिर इस पर्टिकुलर हाथी जो है, उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर उसकी जो समझ है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बाकी जो फैमिली मेंबर्स है उनकी लाइफ डिपेंड करती हैं। जस्ट इमेजिन के ट्रेन की वजह से ये जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी मृत्यु हो जाती है। व्हाट विल हैपन टू द रेस्ट ऑफ द फैमिली? क्या हमने कभी सोचा कि एक हाथी मर जाता है लेकिन उसके पीछे पूरा हाथियों का परिवार? फिर हाथी जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर दे ईट थिंग्स एंड देन दे दे डंप दिस। उनका जो डंप होता है, उस डंप में सीड्स होते हैं और वो सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं और उसके बाद अलग अलग जगहों पर, तो एवरी वन इज कनेक्टेड विथ ईच अदर। इसको हम इको सिस्टम कहते हैं। सेम थिंग गोज विथ ए टाइग्रेस एज वेल। जस्ट इमेजिन कि एक टाइग्रेस जो है वो बच्चों को जन्म देती है और खाने के लिए यहाँ से वहाँ शिकार करने के लिए कहीं पर निकल गई है और फिर ट्रेन या फिर एक बस या फिर कार के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो शेरनी जो है वो मर जाती है। व्हाट विल हैपन टू द कब्स, इजंट इट? तो और फिर ये जो एपेक्स प्रेडिटर्स हैं या फिर ये जो एनिमल्स हैं, तो दे आर एट द वेरी टॉप। उनका जो एक लेवल है, उनकी वजह से पूरे जंगल में एक एवरी एनिमल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर टाइगर्स नहीं रहेंगे, लायंस या फिर लेपर्ड्स नहीं रहेंगे, तो फिर दूसरे जो हिरन हैं या फिर दूसरे ऐसे साबर, हिरन, ऐसे एनिमल्स की क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। वो पूरा जंगल जो है वो तबाह कर देंगे। तो जंगल के ग्रोथ के लिए भी ये एनिमल्स का जो है होना इम्पोर्टेंट है। ये एक प्रकार का बैलेंस रखते हैं। तो दिस आर द प्रॉब्लम्स विथ इट। रेल वहाँ से आपने निकाल दिया या फिर ऐसा रोड बना दिया, तो हमें लगेगा कि रोड बनाने से क्या होगा, बट उसकी वजह से कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो जाएगी, कितनी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा। Life study also finds that in some cases diversions were approved without indicating specific area. किसी specific area को आपने पिन पॉइंट नहीं किया है और फिर भी आपने अप्रूवल दे दिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 3 सालों की बात करें, 3 सालों में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको रिजेक्ट किया गया है। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हमारे देश की बात करें तो पे अटेंशन हियर, एट around 4.9% of India's geographical expanse, its protected areas, including national parks and wildlife sanctuaries, are anyway seriously short of the globally recognized HE biodiversity target of 17%. हमारे देश में 4.9% जियोग्राफिकल एरिया ऐसा है जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और इन सारी चीज़ों को मिला ले तो वो प्रोटेक्टेड एरिया का पार्ट है। ओनली 4.9%। HE बायोडाइवर्सिटी का जो टारगेट है वो ये कहता है कि 17%, आपके देश में 17% एरिया जो है, मिनिमम 17% एरिया जो है वो ऐसा प्रोटेक्टेड रीजन या फिर नेचुरल रीजन होना चाहिए। जंगल होने चाहिए, आर्टिफिशियल जंगल नहीं, नेचुरल जंगल की यहां पर बात हो रही है। दूसरी चीज, क्योंकि हमने HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट के बारे में बात की, तो लेट मी टेल यू कि यहां पर HE बायोडाइवर्सिटी के ऐसे 20 टारगेट्स हैं। ये काफ़ी लंबे हैं, काफ़ी बड़े हैं। तो
ये टारगेट्स जो हैं वो आपको सारे के सारे टारगेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप एच बायोडाइवर्सिटी टारगेट को गूगल करें, आपको सारे 3-3 4-4 लाइंस के ये टारगेट्स हैं, और इट विल टेक जस्ट 10 to 15 मिनट्स फॉर यू गाइस टू रीड इट। आपको बाय हार्ट नहीं करना है, बस इसको समझना है, और एक महीने के अंदर 3 से 4 बार इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज इसको सर्च करें, और मैं तो चाहता हूं कि इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद पहली चीज़ अगर आप कोई करें तो दैट शुड बी दिस, एच बायोडाइवर्सिटी टारगेट को गूगल करें, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार। तो आज अगर लेट्स से 6 जुलाई है, तो आज आपने अभी पढ़ लिया, उसके बाद कल सुबह फिर से एक बार इसके ऊपर नज़र घुमा लीजिएगा, 24 आवर्स के अंदर एक बार रिवाइज इसको कर लीजिएगा। फिर 13 या फिर 14 जुलाई, जो भी आपको बेस्ट लगे, इस दिन पर भी इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। और उसके बाद 6 अगस्त को, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, ये मेथड को फॉलो करें 24/7/30, 24 आवर्स में एक बार रिवाइज कर लिया, फिर 7 दिनों के बाद, और 30 दिनों के बाद, या फिर 30th डे पर आपने इस चीज़ को रिवाइज कर लिएगा। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है रिवीजन का। इट विल हेल्प यू लॉट विथ अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। कोई भी टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगता है, यू शुड फॉलो दिस 24/7/30, एंड आई बेट यू कि ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है, आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से याद रह जाएगी। तो ये 20 टारगेट्स को पढ़ लीजिएगा प्लीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और यहाँ पर फैक्ट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये टारगेट्स जो हैं ये 2011 से 2020 के थे, कि तब तक आपको इतना एरिया जो है वो आपका हो जाना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर भी हम फेल रहे हैं, हमने ये टारगेट्स जो हैं वो अचीव हम नहीं कर पाए हैं। राइट, India's protected areas effectiveness in preventing forest loss has been poor as compared to countries like Mexico and Thailand. Thailand और मेक्सिको में जिस प्रकार से जो वहाँ पर जिस प्रकार से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, सेम थिंग अप्लाइज हियर। हमारे प्रोटेक्शन का काम जो है, फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एरिया के प्रोटेक्शन का काम, वो इतना अच्छा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। एनीवे, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कैसे ये जो ये NBWL हैं, ये कैसे फटाफट इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर रहा है। और डेवलपमेंट के नाम पर अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब डिस्कशन होती है तब भारत काफ़ी बातें करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये वो एक्सेट्रा, लेकिन ग्रास रूट रियलिटी जो है वो काफ़ी अलग है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ग्राफ्टी नेताज पायनियर का एक छोटा सा आर्टिकल है। आपको शायद पता होगा इसके बारे में कि फ्रांस में रफाल फाइटर जेट की जो डील है, इसको लेकर वहाँ पर एक जुडिशियल कमीशन या फिर एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो चुकी है। फ्रांस ने एक जज को अपॉइंट किया है, और ये जज साहब जो हैं या फिर उनकी टीम जो है वो ये देखेगी कि ये जो 59,000 करोड़ रुपीस की रफाल फाइटर जेट जो फ्रांस ने इंडिया के साथ की है, तो उसमें क्या कोई करप्शन या फिर फेवरेटिज्म वाली चीज़ें थी या नहीं। नाउ रिमेंबर, भारत के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, ये फ्रांस की सरकार या फिर फ्रांस देश ने ये तय किया है कि वहाँ पर एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन होगी। उनको लग रहा है कि उनके साइड से कोई करप्शन या फिर फेवरेटिज्म तो नहीं है। ऑफ कोर्स ये डील भारत और इंडिया के बीच में हुई थी, तो हमारे देश में भी इसकी डिमांड होगी और हो भी रही है। अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनका कहना यह है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, और ये JPC जो हैं ये इसको प्रोब करे, इसको इन्वेस्टिगेट करें और देखें कि क्या इस प्रकार की कोई चीज़ जो है वो इस डील में हुई थी या नहीं। अब पार्लियामेंट का जो सेशन है, मॉनसून सेशन, उसकी शुरुआत होने वाली है 19 जुलाई 2021 से। एंड आई एम श्योर कि ये वाला जो सेशन है, मॉनसून सेशन, उसमें इस रफाल डील को लेकर काफ़ी बहस होगी, या फिर कुछ नेता, शायद कुछ पार्टीज जो हैं वो पार्लियामेंट का सेशन छोड़कर चले भी जाएंगे, वो डिमांड करेंगे, उनको एक टॉपिक मिल चुका है। वैसे आई वुड से कि उनकी अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट
डिस्कशन से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और अगर डिमांड आ रही है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो इसमें इसको फॉर्म करने में भी कोई ऐसा इश्यू नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमारे देश के ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो एक प्रश्न उठा रहे हैं, वो ये हैं कि ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को क्यों नहीं दिया और किसी प्राइवेट फर्म को क्यों दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो सरकार को आंसर करना पड़ेगा। अब ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं तो लेट्स से दिस इज यू एंड दिस इज आई। अब यू और आई के बीच में एक डील होती है। यू जो है वो 1,000 रुपये का सामान जो है ये आई को बेचना चाहता है। तो आई ने ये कहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा, एक ऑफसेट क्लोज होगा। ऑफसेट क्लोज में ये होगा क्योंकि हम आपसे 1,000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, तो आपको ये 1,000 रुपये जो हैं उसका 30% यानी कि 300 रुपये जितना इन्वेस्टमेंट हमारे देश में करना होगा। ओके, हम आपको 1,000 रुपये देंगे, आप 1,000 रुपये का सामान हमें बेच रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमें सामान नहीं चाहिए, सामान के साथ साथ आपको 300 रुपये यानी कि 30% जितना इन्वेस्टमेंट भी हमारे देश में करना होगा। तो दिस इज ऑफसेट। तो जो हमने फाइटर जेट्स खरीदे 59,000 करोड़ रुपीस के, तो इसमें ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफसेट क्लोज है कि आपको उतना इन्वेस्टमेंट हमारे देश में करना पड़ेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट आपने प्राइवेट फर्म के साथ क्यों किया, आपने सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आगे क्यों नहीं किया? क्योंकि ये रफाल जेट्स जो हैं वो किसने खरीदे हैं, वो सरकार ने खरीदे हैं। तो फिर सरकार अगर कहे कि भाई हमारी सरकारी कंपनी के साथ ही आपको ऑफसेट क्लोज करना पड़ेगा, तो ये भी हो सकता था, लेकिन आपने इसमें ऐसा क्यों नहीं किया? तो ये भी एक प्रश्न उठाया जा रहा है। अब ये डील में क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, अभी तो हमें नहीं पता। तो इट इज़ बेटर कि फ्रांस अगर ये जुडिशियल इंक्वायरी कर रहा है तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो हमारे देश में भी फॉर्म की जाए और इसके ऊपर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिले। एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि अलग अलग जो इस प्रकार की डिफेंस डील्स होती हैं, ऐसी डील्स में इस प्रकार के एलिगेशन, करप्शन के इल्ज़ाम जो हैं वो लगते रहते हैं, और इतने ज़्यादा लगते हैं और इतना वक्त लग जाता है कि जो हमारी नेसेसिटी होती है, कोई आपको मिसाइल चाहिए या फिर कोई सबमरीन चाहिए या फिर कोई बंदूकें चाहिए या फिर फाइटर जेट्स चाहिए, जब ऐसी डील होती है तो एक मिलिट्री जो है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो वो एक थरो एनालिसिस के बाद सरकार को एक प्रपोजल या फिर सरकार को कहती है कि हमें इन चीज़ों की, इन हथियारों की आवश्यकता है। और ये पीरियड है जब हमें इस पीरियड से इस पीरियड, लेट्स से कि 2010 से लेकर 2045 तक हमें रफाल फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। लेकिन रफाल फाइटर जेट्स आते आते 2021 हो जाता है, और तो ऑलरेडी यहाँ पर आपने मिस कर दिया, आप लेट हो गए। उसके बाद डिलीवरी में या फिर इस प्रकार की इंक्वायरी के वजह से और ज़्यादा प्रोसेस डिले हो जाती है, तो बहुत बड़ा नुकसान भी हमें होता है। तो वी हैव टू फाइंड फाइंड आउट ए वे कि कैसे हम ये सारी चीज़ों को, मीन्स इल्ज़ाम जो है वो लगते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इल्ज़ाम लगने नहीं चाहिए या फिर अगर कुछ गलत भी हुआ है तो कभी सामने ना आए, नहीं। फ्रांस भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम भी एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन फिर इसको हमें इतना हॉट टॉपिक जो है वो नहीं बनाना चाहिए। इंक्वायरी की आवश्यकता है, इंक्वायरी एक तरफ चलती रहे और दूसरी तरफ आपकी जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो भी साइमल्टेनियसली चलती रहे। तो ऐसा एक फाइन बैलेंस जो है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। विल ए नेशनल जुडिशियरी वर्क, द हिंदू का ये आर्टिकल है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बेसिक हैं या फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टिल ऑन गोइंग हैं, और ये पूरा टॉपिक जो है दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन अभी तक नहीं आया है कि क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जैसे आपकी आईएएस की सर्विस है, आईपीएस की सर्विस है, तो ऐसी सर्विसेज जिनको हम ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं, तो ऐसे ही एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कि आप एक एग्जामिनेशन दें और फिर आप सिविल जज बनेंगे,
ऑफकोर्स सबऑर्डिनेट लेवल पर काम करेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट सेशन जज। तो आप एज ए जज इस एग्ज़ाम मीन्स आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, फिर आपको जज की ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको अलग अलग देश के राज्यों में अपॉइंट किया जाएगा, जस्ट लाइक आईएएस, जस्ट लाइक आईपीएस या फिर फॉरेस्ट सर्विस। तो क्या हमारे देश में ऐसी सर्विस होनी चाहिए? फिलहाल क्या होता है कि अलग अलग राज्य जो हैं उसकी जुडिशरी सर्विस होती हैं, और जजेस जो हैं वो लेट्स से जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो उसकी एक एग्ज़ाम आती है, वो एग्ज़ाम आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आप जेएमएफसी बन जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको अलग अलग जो कोर्ट्स हैं, राज्य की जो लोअर लेवल की कोर्ट्स हैं, वहाँ पर आपको अपॉइंट किया जाएगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन जब ये एआईजेएस बन जाएगा तो क्या होगा कि नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल जो है वो आपके सेशंस जज जो हैं उनको रिक्रूटमेंट करने का, उनको अपॉइंट करने का काम जो है वो किसका हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। द यूनियन गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी steadfast in resolve to implement reforms in recruitment and appointment of subordinate judicial services. 2019 में एक कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है उसको क्रिएट किया गया, और उस टाइम पर 4 राज्यों ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया, 2 हाई कोर्ट ने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया, लेकिन 8 राज्यों ने इसको रिजेक्ट किया, 5 ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, और 11 जो हैं 11 राज्यों ने अभी तक इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड दिया ही नहीं है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑर्डिनेंस रूट के माध्यम से अलग अलग ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनके मेंबर्स को अपॉइंट करने की शुरुआत की। बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया, और यह कहते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये शायद सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसको चैलेंज किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटिनी जो है, कोर्ट की स्क्रूटिनी को ये पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इस प्रकार के चेंजेस जो हैं वो ऑर्डिनेंस से नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 233 सब क्लॉज 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सन्स टू बी एंड द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू सच स्टेट। जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, या फिर आपको किसी को डिस्ट्रिक्ट जज बनाना है, या फिर उनकी पोस्टिंग, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नर साहब या फिर गवर्नर की ऑफिस जो है वो उस राज्य की हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ करेगी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 amended Article 312 subclause 1 empowering the parliament to make laws for creation of one or more all India services including AIJS common to the union and state। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया कि आप ऐसी सर्विस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सर्विस जो है, ये जो अमेंडमेंट है, ये डायरेक्टली इस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ क्लैश होता है। ये आर्टिकल क्या कहता है कि गवर्नर और उस पर्टिकुलर राज्य की हाई कोर्ट, और ये आर्टिकल कहता है कि एआईजेएस यानी कि एक ऑल इंडिया सर्विस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है। तो अगर ये क्रिएट हो जाती है तो जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया, ऐसा होगा कि जो अभी स्टेट का प्रेरोगेटिव है वहाँ पर अब यूनियन का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जो स्टेट के पावर्स हैं, ये फंडामेंटल पावर्स उनके चले जाएंगे, तो ये जो फेडरलिज्म है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन, ये इम्पैक्ट होंगे, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ भी ये चीज़ हो सकती है। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, ये इतना ईजी नहीं है। अलग अलग समय पर, नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स, अलग अलग समय पर अलग अलग लॉ कमीशन ने, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स और मीटिंग्स हुई, तो ये सारे रिपोर्ट्स में इसके बारे में और ज़्यादा गहराई में इन्वेस्टिगेशन करने की बात आई। फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए गए, ये कहा गया कि लैंग्वेज एक बैरियर होगा, ऑफ कोर्स ये लैंग्वेज बैरियर होगा। फिर आर्ग्यूमेंट ये दी जाती है कि सिविल सर्वेंट्स को आप ट्रेन कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, तो जजेस को क्यों ट्रेन नहीं किया जा सकता। लॉ मिनिस्टर का कहना यह है कि जो मार्जिनलाइज्ड और डिप्राइव्ड सेक्शन है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रहेगा अगर एआईजेएस हो जाए तो। लेकिन सभी राज्यों में रिजर्वेशन की पॉलिसी तो चल ही रही है, और रिजर्वेशन की पॉलिसी के माध्यम से अलग अलग महिलाओं को, अलग अलग जो एससी एसटी ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी अपॉइंट किया जा रहा है, या फिर उनको
प्रमोट किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो वैसे भी चल रही हैं। तो दिस आर द थिंग्स गोइंग ऑन विथ AIJS। कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और अभी भी ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस आर्टिकल में ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ क्लैश हो रही हैं। और अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, इसके ऊपर और डिस्कशन की आवश्यकता है। जजेस जो हैं, जुडिशरी जो है वो नहीं चाहती है ऐसा हो, गवर्नमेंट जो है वो चाहती है ऐसा हो। कुछ जजेस ऑफ कोर्स कहते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन या फिर AIJS हमारे देश में होना चाहिए। बट अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। आफ्टर द लल, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2003 में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। सीज फायर यानी कि दोनों देश जो हैं वो LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर। एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में दो प्रकार की बॉर्डर्स आपको देखने को मिलती है। एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बेग योर पार्डन, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल जो है वो चाइना के साथ है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और एक है इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो दोनों हैप्पी हैं कि हम मानते हैं कि ये यहाँ पर हमारा देश जो है वो ख़त्म होता है, वहाँ पर आपका देश स्टार्ट होता है, तो दैट इज़ इंटरनेशनल बॉर्डर। LOC जो है इसको लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है, लेकिन दोनों जगहों पर LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर आपको फायरिंग, एक दूसरे के ऊपर शेलिंग, गोलियाँ या फिर बॉम्ब्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अटैक करना। तो 24 फरवरी 2021 को दोनों देशों ने यह तय किया कि दोनों देशों की आर्मी ने यह कहा कि हमें 2003 वाला जो एग्रीमेंट है उसको रिवाइव करना चाहिए। और तब से लेकर आज तक लगभग 4 महीनों में एक प्रकार का लल, यानी कि एक आपको शांति वाला एक एनवायरनमेंट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन फिर से धीरे धीरे हॉस्टिलिटी की शुरुआत जो है वो होने लगी है। वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि भारत की जो रो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसने ही लाहौर में जो लश्कर तोयबा के चीफ हैं हाफिज सईद, उसके घर के बाहर ये जो कार बॉम्बिंग हुई, तो इसमें रो का हाथ है और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई और कुछ लोग जो हैं इसमें इंजर्ड हुए। हाल ही में जो हमारे देश में अटैक हुआ एक ड्रोन के माध्यम से, जो जम्मू एयरबेस है, तो वहाँ पर जो अटैक हुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर के DGP का कहना यह है कि ये जो ड्रोन है ये पाकिस्तान से भारत आया था। तो इस प्रकार की चीज़ें जब होती हैं तब सीज़ फायर वायोलेशंस जो हैं वो देखने को ज़्यादा मिलते हैं, फिर रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अब दोनों तरफ एक प्रॉब्लम है, दोनों तरफ पॉलिटिशियंस ने अपने आप को इतना ज़्यादा रंग लिया है एंटी इंडिया। पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो एंटी इंडिया और भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं वो एंटी पाकिस्तान। तो ये इतना ज़्यादा हो चुका है। और बातें करने में तो बहुत मज़ा आता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये प्रॉब्लम तब होता है जब आप चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जब आप रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तब लोग कहते हैं कि भाई आप तो बता रहे थे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो फिर अब उनके साथ बातचीत क्यों कर रहे हैं। तो यू टर्न जो है वो फिर लेना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। पाकिस्तान की भी यही सिचुएशन है। एज वी ऑल नो कि पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है तालिबान को, और अफ़गानिस्तान में अब USA जो हैं और NATO फोर्सेस जा रही हैं, तो फिर धीरे धीरे पाकिस्तान जो है वो इनडायरेक्टली अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर सकता है। और एक लंबे समय से ये जो टेररिस्ट प्रॉक्सीज़ हैं इनका इस्तेमाल किया, एक फुल फ्लेज वॉर करने की तो बात या फिर कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आपने टेररिस्ट का इस्तेमाल किया और कंटिन्यूसली भारत को परेशान करने की एक कोशिश जो है वो पाकिस्तान करता आया है। अब उस चीज़ को भी नहीं रोक सकते, अगर वो रोकेंगे तो भारत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और जो हमारा कश्मीर वाला पोर्शन उनके कब्ज़े में है, उसके बारे में भी भारत सरकार ने कहा कि आज नहीं तो कल एक दिन वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक लंबे समय से ये चीज़ें चली आ रही है, और एक और ज़्यादा एक लंबा सफ़र जो है वो तय करना है। तो इसमें इस प्रकार के अप डाउन्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते रहते हैं। ना तो पाकिस्तान ये मानने को तैयार है, ना तो भारत सरकार ये मानने को तैयार है कि फ्रंट में हम एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन बैक चैनल डिस्कशन भी हो रही। बैक चैनल यानी कि दोनों देश के जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, IB के प्लेयर्स या फिर सिक्योरिटी के प्लेयर्स, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, डिस्कस होती हैं, बातचीत होती हैं
कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं, हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बैक चैनल में चलती हैं। लेकिन ये सारे रिपोर्ट्स आने के बावजूद भी दोनों देश जो हैं वो ये चीज़ मानने के लिए इतने ज़्यादा तैयार नहीं है, क्योंकि फिर इसकी इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिकल लेवल पर देखने को मिलती है। बट ये जो सीज़ फायर के इंसिडेंट्स हैं, इसकी वजह से बहुत सारे सिविलियंस, बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं उनकी मृत्यु हुई है। और लेट्स होप के आने वाले समय में दोनों देश जो हैं वो इसका कोई सॉल्यूशन निकालें। और आई नो कि ये बहुत ही क्लीशे सा साउंड करता है कि आइडियल चीज़ की हम बात करें कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी अलग है। बट मैं जब भी इंडिया और पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है, और वो ये है कि अगर जर्मनी और फ्रांस, जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर, वर्ल्ड वॉर वन और टू में पर्टिकुलरली एक दूसरे के खिलाफ थे, इतना बड़ा युद्ध उन्होंने एक दूसरे के साथ किया, और आज वो बहुत ही पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ नफरत, अगर वो एक साथ रह सकते हैं तो भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं रह सकते। तो आज नहीं होगा ये, शायद एक साल में नहीं, एक दशक में नहीं, आई डोंट नो कब होगा, ये फ्यूचर की बात है। लेकिन आई होप कि एक दिन ऐसा हमें देखने को मिलेगा। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एंड ये रहा आज का आपका नया एमसीक्यू। मैंने ऑलरेडी आपको एक प्रश्न पूछ लिया, तो दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।